हेलो फ्रेंड्स, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट। इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इसके यूजेज, ये जो चैप्टर्स है, मैक्सिमम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, मैक्सिमम प्रोफेशनल स्टडीज के लिए इसमें यूज किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट। फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट। इस चैप्टर में जनरल इंट्रोडक्शन में हम बता रहे हैं आपको, पहला कि दो टाइप की पॉइंट स्टडी करनी है, फॉरेन एक्सचेंज और दूसरी पॉइंट आपके है रिस्क मैनेजमेंट। फॉरेन एक्सचेंज में हम स्टडी करते हैं कि फॉरेन करेंसी को कैसे एक्सचेंज किया जाएगा, और दूसरी आपको रिस्क मैनेजमेंट में स्टडी करनी है कि फॉरेन एक्सचेंज से जो रिस्क राइज होता है, उस रिस्क के बारे में हम कैसे कंट्रोल करेंगे, रिस्क को मिनिमाइज कैसे करेंगे, रिस्क को एलिमिनेट कैसे करेंगे, इसके बारे में हमें स्टडीज करनी है। तो सबसे पहला कंसेप्ट इसमें आपको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, कंसेप्ट नंबर वन। कंसेप्ट नंबर वन, यहां कंसेप्ट नंबर वन में हमें स्टडी करनी है टाइप ऑफ करेंसी। कंसेप्ट नंबर वन में टाइप ऑफ करेंसी स्टडी करेंगे। तो जनरली दो टाइप की करेंसीज होती है, एक तो होम करेंसी होता है और एक फॉरेन करेंसी होता है। जो करेंसी होमलैंड में यूज किया जाता है उसको होम करेंसी कहते हैं। जो करेंसी अदर देन होमलैंड यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, फॉरेन करेंसी कहते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ करेंसी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ करेंसी। एक तो होम करेंसी होता है, होम करेंसी, और दूसरा आपका फॉरेन करेंसी होता है, फॉरेन करेंसी। एक होम करेंसी होता है, दूसरा फॉरेन करेंसी होता है। तो होम करेंसी किसे कहते हैं, जो होमलैंड में यूज किया जाता है उस करेंसी को। जैसे इंडिया के लिए रुपीज आपकी होम करेंसी है, यूएसए के लिए डॉलर होम करेंसी है, यूके के लिए पाउंड होम करेंसी है, जापान के लिए डॉलर होम यन होम करेंसी है। दीज आर द होम करेंसी। और इंडिया के रिस्पेक्ट में जब आप कहेंगे तो फॉरेन करेंसी किसे कहा जाता है, अदर देन होम करेंसी इज सेड टू बी द फॉरेन करेंसी। अदर देन होम करेंसी इज सेड टू बी द फॉरेन करेंसी। इन रेस्पेक्ट ऑफ इंडिया, डॉलर इज अ फॉरेन करेंसी, pound is a foreign currency, yen is a foreign currency, euro is the foreign currency. These are foreign currencies in respect of India. Okay, then how will define this home currency? Home currency is defined as home currency. The currency which is used at homeland is said to be home currency. होम करेंसी, उसको हम होम करेंसी कहेंगे। जो करेंसी होमलैंड में यूज किया जाता है उसको होम करेंसी कहेंगे। अब देखिए, फॉर इंडिया, फॉर यूएसए, फॉर यूके, फॉर जापान। अब इंडिया के लिए होम करेंसी क्या है, रुपीज इज अ होम करेंसी, होम करेंसी। डॉलर is a home currency. Pound is a home currency. Euro, Japan, yen is the home currency.
ये सारे होम करेंसी। क्लियर है? अब हम फॉरेन करेंसी को स्टार्ट करते हैं। फॉरेन करेंसी, द करेंसी which is other than home currency is said to be foreign currency. For India, इंडिया के लिए देखिए, डॉलर इज अ फॉरेन करेंसी बिकॉज इट इज अ करेंसी ऑफ द यूएसए। पाउंड इज अ फॉरेन करेंसी, इट इज अ करेंसी ऑफ यूके। येन इज अ फॉरेन करेंसी, इट इज अ करेंसी ऑफ जापान। यूरो इज अ फॉरेन करेंसी, दीज आर द फॉरेन करेंसी। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, हमारे पास अगर दो टाइप की करेंसीज है, ए फॉरेन करेंसी इंडिया के लिए हो गया, तो ये इंडिया के लिए फॉरेन करेंसी डॉलर हो गया, इंडिया के लिए फॉरेन करेंसी डॉलर हो गया। लेकिन यूएसए के लिए वो होम करेंसी है, यूएसए के लिए वो होम करेंसी। जैसे पाउंड, इंडिया के लिए पाउंड फॉरेन करेंसी है क्योंकि फॉरेन लैंड में यूज किया जाता है, लेकिन यूके के लिए वो क्या है, होम करेंसी। डॉलर, जैसे यन, यन जापान के लिए होम करेंसी है, इंडिया के लिए फॉरेन करेंसी। तो दो टाइप का करेंसी होता है, बहुत ही सिंपल। और जहां तक एक्सचेंज ऑफ करेंसी की बात है, व्हाट इज द एक्सचेंज ऑफ करेंसी? एक्सचेंज ऑफ करेंसी में हमारे पास एक्सचेंज ऑफ करेंसी, करेंसी के एक्सचेंज में दो टाइप की करेंसी होता है। जैसे मान लीजिए होम करेंसी टू फॉरेन करेंसी आप कैसे कन्वर्ट करोगे, इंडिया के रेस्पेक्ट में रुपीज टू डॉलर कैसे कन्वर्ट करोगे। दूसरी, आपको फॉरेन करेंसी टू होम करेंसी कैसे कन्वर्ट करोगे। सपोज डॉलर टू फॉरेन, डॉलर टू आपका रुपीज कैसे कन्वर्ट करोगे। फॉरेन करेंसी टू फॉरेन करेंसी कैसे कन्वर्ट करोगे, फॉरेन करेंसी टू फॉरेन करेंसी। लाइक डॉलर टू पाउंड कैसे कन्वर्ट करोगे, ये आपको सीखनी है कि हो एक्सचेंज ऑफ करेंसी में कैसे कन्वर्ट करोगे, वो कन्वर्जन आपको सिखाया जाएगा। ठीक है। दूसरी बात है, रिस्क क्या होता है, रिस्क कैसे राइज होता है। तो एनी एडवर्स हैपनिंग व्हिच इज अनसर्टेन इज सेड टू बी रिस्क। एनी adverse happening which is uncertain, which is uncertain is said to be risk, be risk। उसको हम क्या कहेंगे, रिस्क कहेंगे। जो एडवर्स में हो, लॉस हो, उसको हम रिस्क कहा जाता है। तो फॉरेन करेंसी के एक्सचेंज में रिस्क बहुत होता है, क्योंकि एक्सपोर्ट का टाइम अलग होता है और कैश रिसीव का टाइम अलग होता है, इंपोर्ट का टाइम अलग होता है, पेमेंट की टाइम अलग होता है। हर एक अलग अलग टाइम के केसेस में अलग अलग करेंसी की एक्सचेंज रेट होता है। तो आपने वैल्यूएशन, आपने जो एक्सपोर्ट वैल्यू बताई है कुछ और बताई है, और करेंसी रिसीव हुआ कुछ और रेट से, तो उस केस में फॉरेन करेंसी के कारण क्या हो जाएगी, आपको लॉस होने के चांस है। जैसे जैसे मान लो कि यहां पे एक इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी है, एक यूएसए की कंपनी है। यूएसए कंपनी ने ऑर्डर प्लेस किया है, यहां पे ऑर्डर प्लेस किया कि भाई साहब मुझे ये गुड सारी आप ऑर्डर कर दे, एक सेंड करें इंपोर्ट करने के लिए। यह गुड सारे क्या किया, इसने ऑर्डर दिया, यहाँ पे एक्सपोर्ट किया, यहाँ पे एक्सपोर्ट टू यूएसए, एक्सपोर्ट टू यूएसए एट 3 मंथ क्रेडिट, 3 मंथ क्रेडिट पे इन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया। अब इंडियन कंपनी ने यूएसए कंपनी को 3 मंथ क्रेडिट पे एक्सपोर्ट किया। अब एक्सपोर्ट करने के बाद जो एक्सपोर्ट वैल्यू है, एक्सपोर्ट वैल्यू
रुपीज 67,000, 67 लाख, सॉरी 67 लाख। लेकिन इंडियन कंपनी, उन्होंने रुपीज में वैल्यू लगाई हुई है, रुपीज में एक्सपोर्ट की वैल्यू लगाई हुई है। यूएसए कंपनी ने कहा नहीं जी, आप मुझे डॉलर में बताइए, मैं तो डॉलर में पेमेंट कर रहा हूं। अब इंडियन कंपनी डॉलर में बताया, डॉलर में उनकी वैल्यू अभी क्या, टुडे स्पॉट रेट क्या था, टुडे स्पॉट रेट $1 इक्वल टू ₹67। तो $1 लाख के लिए आपको रुपीज कितनी हो जाएगी, 67 लाख हो जाएगी। अब यहां पे जो वैल्यू लगाई गई वो $1 लाख की वैल्यू 67 लाख बताएगी। अब ड्यूटी बात हो गई कि एक्सपोर्ट बिल कितनी बन गई डॉलर के रेस्पेक्ट में। एक्सपोर्ट बिल इन डॉलर 1 लाख, $1 लाख इन 3 मंथ क्रेडिट। ये 3 मंथ क्रेडिट पे ये बिल बन गया कि भाई $1 लाख आप पेमेंट करेंगे, आप $1 लाख आप पेमेंट करेंगे। बात क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन है कि 3 महीना वेट करेगा इंडियन कंपनी, आफ्टर 3 मंथ वो डॉलर मिलेगा उनको। आफ्टर 3 मंथ इंडियन कंपनी is going to receive Indian company is going to receive $3 lakhs, 1 lakh, sorry, 1 lakh. So as per India, no person is allowed to keep foreign currency at home. तो उसको क्या करना पड़ेगा, इंडियन कंपनी को एज पर द फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसको डॉलर को एक्सचेंज कराना पड़ेगा रुपीज में, होम करेंसी में। और होम करेंसी में कराने के लिए ऑथोराइज डीलर के पास जाना पड़ेगा, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑथोराइज किया हुआ है। तो उनके पास इन्होंने गया तो स्पॉट रेट आफ्टर 3 मंथ क्या है, स्पॉट रेट आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 3 मंथ्स $1 इक्वल टू ₹65 हो गया। तो जब इन्होंने एक्सचेंज कराया $1 लाख, तो 1 लाख के प्लेस पे ₹65 लाख इनको मिला। जबकि इनको मिलना था कितना, इनको मिलना था 67 लाख। 67 लाख के प्लेस पे इनको कितना मिला, इनको 65 लाख मिला। तो लॉस हो गई इनको। तो इस लॉस से बचने के लिए वो क्या करेंगे, आपको लॉस ड्यू टू एक्सचेंज, लॉस ड्यू टू एक्सचेंज, एक्सचेंज के कारण इनकी लॉस हो गई। 67 लाख के प्लेस पे इनको 65 लाख मिला, तो 2 लाख की लॉसेज हो गई। और इस 2 लाख की लॉसेज को हम कैसे मिनिमाइज करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, उसके बारे में स्टडीज करेंगे। क्लियर है। तो ये चैप्टर टोटली बेस्ड है फॉरेन करेंसी को कैसे करेंगे और रिस्क को कैसे मिनिमाइज करेंगे। अभी इसके बाद हम आपको स्टडी करने जा रहे हैं कंसेप्ट नंबर 2। दूसरी कंसेप्ट है कंसेप्ट नंबर 2, कोटेशन ऑफ करेंसी। कोटेशन ऑफ करेंसी। तो करेंसी को 2 टाइप से कोट किया गया है। देयर आर 2 टाइप ऑफ कोटेशन ऑफ करेंसी। देयर आर 2 टाइप ऑफ कोटेशन ऑफ करेंसी। एक तो आपकी कोटेशन होता है डायरेक्ट कोट, और दूसरी कोट होता है इनडायरेक्ट। एक डायरेक्ट कोट, दूसरा इनडायरेक्ट। अब मैं आपको यहां पे डायरेक्ट कोट में लिख रहा और यहां मैंने लिखा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कोट मैंने लिखा। वन इज अ डायरेक्ट कोट, अदर इज अ इनडायरेक्ट कोट। जैसे कोटेशन होता है रुपीज
पर डॉलर इज 50, रुपी पर डॉलर इज 50। इसको हम कैसे लिखेंगे? $1 इक्वल टू ₹50। वी राइट $1 इक्वल टू ₹50। ठीक है, अब यहां पे हम डॉलर को 50 से डिवाइड कर और रुपीज को भी 50 से डिवाइड कर दे, तो यहां पे कितना हो जाएगा? 0.020 इक्वल टू ₹1। और इस कोटेशन को अगर हम लिखना चाहें और यहां पे लिखना चाहते हैं तो इस कोटेशन को कैसे लिखेंगे? इस कोटेशन को लिखेंगे डॉलर पर रुपी इज 0.020। अब देखिए यहां पे इस कोटेशन को इंडिया के रेस्पेक्ट में डायरेक्ट कहेंगे, इस कोटेशन को इंडिया के रेस्पेक्ट में हम डायरेक्ट कहेंगे, इसी कोटेशन को हम इंडिया के रेस्पेक्ट में इनडायरेक्ट कहें। देखिए सेम है, सेम लिखा गया, दोनों का मतलब सेम ही होता है, लेकिन इंडिया के रेस्पेक्ट में इस वाली कोटेशन को डायरेक्ट कहेंगे और इंडिया के रेस्पेक्ट में इस वाली कोटेशन को, यहां पे जो कोटेशन है उसको इनडायरेक्ट कहेंगे। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है? यहां पे हमने डिफरेंसेस क्या देखा कि $1 में नंबर ऑफ रुपीज 50 है, $1 में नंबर ऑफ रुपीज 50 है। तो नंबर ऑफ होम करेंसी इंडिया के रेस्पेक्ट में हम कैसे कहेंगे? नंबर ऑफ होम करेंसी फॉर सिंगल यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, नंबर ऑफ होम करेंसी फॉर सिंगल यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, तो इसको हम डायरेक्ट कहेंगे। जब यहां पे आ जाता है, यहां पे ₹1 इक्वल टू $0.020, तो यहां पे नंबर ऑफ फॉरेन करेंसी फॉर सिंगल यूनिट ऑफ होम करेंसी, तो इसको क्या कहेंगे? हम इनडायरेक्ट कहेंगे। जब सिंगल यूनिट ऑफ होम करेंसी होता है और नंबर ऑफ फॉरेन करेंसी होता है तो उसको हम डायरेक्ट कहें, इनडायरेक्ट। और जब नंबर ऑफ होम करेंसी होता है सिंगल यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, उसको हम डायरेक्ट कोट कहेंगे। तो दोनों में डिफरेंस एकदम आसान है। यहां पे क्या है? नंबर ऑफ फॉरेन करेंसी है और यहां पे क्या है? नंबर ऑफ होम करेंसी। ऐसे इसको प्रोनाउंस भी करते हैं तो होम करेंसी को डायरेक्ट नाम ले रहे हैं, डायरेक्ट रुपीज पर डॉलर। और यहां पे जब हम पढ़ते हैं डॉलर पर रुपी, पर के बाद हम रुपीज का नाम ले रहे हैं, तो ये वाला क्या हो गया? इनडायरेक्टली रूप से नाम ले रहे हैं रुपीज का, यहाँ पे डायरेक्ट रूप से नाम ले रहे हैं। याद करने के लिए ये तरीका है, लेकिन डिफिनीशन क्या कहता है? व्हेन देयर इज अ नंबर ऑफ होम करेंसी इज रिटेन फॉर सिंगल यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, देन इट इज सेड टू बी द डायरेक्ट कोड। When number of home currency is retained for single unit of foreign currency, then it is said to be the direct code. What is the indirect code? Number of foreign currency is retained for single unit of home currency, then it is said to be the indirect code. Number of foreign currency for single unit of home currency is said to be the indirect. याद करने का तरीका क्या? जब डायरेक्टली नाम होम करेंसी का लेते हैं तो उसको डायरेक्ट, और जब इनडायरेक्टली नाम इसको लेते हैं होम करेंसी को इनडायरेक्ट। तो इंडिया के रेस्पेक्ट में दिस इज द डायरेक्ट कोड एंड इंडिया के रेस्पेक्ट में दिस इज द इनडायरेक्ट कोड। सिंपल सी बात है, सिंपल सी लॉजिक है कि जब व्हेन देयर इज अ नंबर ऑफ होम करेंसी इज रिटेन फॉर सिंगल यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, देन इट इज अ डायरेक्ट। नंबर ऑफ होम करेंसी इज रिटेन, नंबर ऑफ, जैसे इंडिया के रेस्पेक्ट में नंबर ऑफ रुपीज है, तो नंबर ऑफ होम करेंसी इज रिटेन फॉर सिंगल यूनिट ऑफ दिस foreign currency, then it is a direct code. A number of foreign currency for single unit of home currency, then it is said to be the indirect. ठीक है, अब चलिए हम इसको थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट कोड। A quotation is said to be direct code in which number of home currency
currency is written for single unit of foreign currency. फॉरेन करेंसी। अब इसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट कोट कहेंगे, नंबर ऑफ होम करेंसी। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप क्या कहेंगे, रुपीज पर डॉलर इज 50। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, $1 इक्वल टू ₹50। रुपीज पर पाउंड इज 80। पाउंड 1 इक्वल टू ₹80। येन रुपीज पर एन is 0.7523। yen 1 equal to rupee 0.7523। अब देखिए यहां पे हमने क्या देखा, नंबर ऑफ होम करेंसी फॉर सिंगल यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉर नंबर ऑफ होम करेंसी फॉर सिंगल यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, नंबर ऑफ होम करेंसी फॉर सिंगल यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। तो ऐसी सारी कोटेशन को क्या कहेंगे, इंडिया के रेस्पेक्ट में क्या कहेंगे, ये डायरेक्ट कोट। ये इंडिया के रेस्पेक्ट में डायरेक्ट है, इसी कोटेशन को इनडायरेक्ट कहेंगे यूएसए के रेस्पेक्ट। ये इंडिया के लिए तो डायरेक्ट है, लेकिन इसी कोटेशन को इनडायरेक्ट कहेंगे यूके के रेस्पेक्ट में। या इंडिया के रेस्पेक्ट में डायरेक्ट है, लेकिन सेम कोटेशन को हम इनडायरेक्ट कहेंगे किसके रेस्पेक्ट में, यूएसए के रेस्पेक्ट। क्लियर है। अब आपको यहां पे मैं इनडायरेक्ट कोड का डिफिनेशन में समझाता हूं। इनडायरेक्ट कोड, a quotation is said to be indirect code in which number of foreign currency is written for single unit of home currency, for single unit of home currency। अब यहां पे आपको, जैसे मैं एग्जांपल के लिए मैं दे रहा हूं, यहां पे डॉलर पर रुपए इज 0.020। रुपी 1 इक्वल टू $0.020। पाउंड पर रुपए इज 0.015। रुपी 1 इक्वल टू पाउंड 0.015। येन पर रुपी is 2.7253। रुपी 1 इक्वल टू एन 2.7253। तो इसको हम इनडायरेक्ट कोड कहें। देखिए यहां हर एक केसेस में रुपी सिंगल यूनिट में है, रुपी सिंगल यूनिट में है, रुपी सिंगल यूनिट में, तो इसको हम इनडायरेक्ट कोड कहें। तो होम करेंसी के रेस्पेक्ट में इसको डिफाइन किया जाता है। होम करेंसी जब नंबर ऑफ यूनिट्स में लिखा जाता है उसको डायरेक्ट कहा जाता है। होम करेंसी जब सिंगल यूनिट में लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं, हम इनडायरेक्ट कोड कहा जाता है। अब ये सारी कोटेशन को, अब ये तो इंडिया के रेस्पेक्ट में इनडायरेक्ट है, लेकिन यूएसए के रेस्पेक्ट में डायरेक्ट है। यह इंडिया के रेस्पेक्ट में इनडायरेक्ट है क्योंकि सिंगल यूनिट रुपीज है। यूके के रेस्पेक्ट में डायरेक्ट है। यह इंडिया के रेस्पेक्ट में इनडायरेक्ट है क्योंकि सिंगल रुपीज में रुपीज है, लेकिन यन जापान के रेस्पेक्ट में ये डायरेक्ट है। तो एक कंट्री के लिए डायरेक्ट तो दूसरी कंट्री के लिए इनडायरेक्ट, एक कंट्री के लिए डायरेक्ट तो दूसरी कंट्री के लिए इनडायरेक्ट। अब एक एग्जांपल मैं बताना चाहता हूं जिसमें आपका देखिएगा,
दोनों में होम करेंसी कोई नहीं, आपको इंडियन है। आप यहां पे लिखा है डॉलर पर पाउंड, एज 1.5214, ये आपकी कोटेशन। अब इंडिया के रेस्पेक्टिव में मान लीजिए मैं कोटेशन करना चाहता हूं, तो इंडिया के रेस्पेक्टिव तो इंडियन करेंसी है नहीं है, तो इंडिया के रेस्पेक्ट में डिफाइन नहीं किया जा सकता। अब ये जो कोटेशन है, ये कोटेशन हम या तो यूके के रेस्पेक्ट में बोल सकते हैं या तो हम यूएसए के रेस्पेक्ट में बोल सकते हैं। तो यहां हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे पाउंड 1 इक्वल टू डॉलर 1.5214, तो दिस कोटेशन। तो यह कोटेशन तो होम करेंसी इंडिया के रेस्पेक्ट में है ही नहीं, तो हम कर सकते हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ पाउंड इट इज इनडायरेक्ट, क्योंकि सिंगल यूनिट में लिखा गया है। कोट इन रेस्पेक्ट ऑफ डॉलर इट इज डायरेक्ट। जब होम करेंसी नहीं होता है, तो ये कौन सा केस था? व्हेन देयर इज नो होम करेंसी, व्हेन देयर इज नो होम करेंसी। जब होम करेंसी आपके पास नहीं है तो हम ऐसी कोटेशन करेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्लियर है बेटा? अब एक क्वेश्चन देखते हैं, हम। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पे रूपी पर डॉलर इज 60, रुपए पर पाउंड इज 80, रुपए पर एन इज 0.7325। अब आपसे क्वेश्चन कहा गया कि दिस आर द डायरेक्ट कोट्स, these quotation are direct quote in respect of India, now we want to convert the quotations, in indirect quote we can convert the questions। तो indirect quote में कैसे convert किया जाएगा वो आप देखिएगा प्लीज। indirect quote में अब यहां पे हमारे पास था रूपी पर डॉलर इज 60, तो हम कैसे लिख सकते हैं? $1 इक्वल टू रूपी 60 चेंज कर सकते हैं। अब दिस इज द डायरेक्ट कोट, in respect of India। Now why it is a direct quote? Because for single unit of foreign currency, number of home currency is written, that's why it is a direct quote। Now you want to change the quotation in terms of indirect quote। तो indirect quote में क्या होता है? सिंगल यूनिट होम करेंसी होना चाहिए, नंबर ऑफ फॉरेन करेंसी होनी चाहिए। तो इसको क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे बाई 60 से, तो डिवाइडेड by 60 in both sides, तो $1 divided by 60, रूपी 60 divided by 60 डॉलर, ये डिवाइड करेंगे तो 0.0 समथिंग आ जाएगा, ये ₹1 हो जाएगा। तो यू कैन राइट हेयर फॉर सिंगल यूनिट ऑफ होम करेंसी नंबर ऑफ फॉरेन करेंसी, तो इसको हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट कोट कहा जाएगा। सपोज यहां पे मान लो कुछ भी आ सकता है, यहां पे 1 समथिंग आ जाएगा, तो दिस इज जस्ट सेड टू बी द इनडायरेक्ट कोट। ठीक है, तो जब सिंगल यूनिट हो जाता है तो और ये नंबर यूनिट होता है तो उसको डायरेक्ट और इसको इनडायरेक्ट कोट कहते हैं। इसको कैसे लिखेंगे?
dollar per rupee is 0.01 something like that. This is the इनडायरेक्ट और बाकी सिमिलरली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर हम आगे बढ़ते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 3। कंसेप्ट नंबर 3, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। यहां पे कोटेशन ऑफ बैंक, कोटेशन ऑफ बैंक, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आपको कोटेशन ऑफ बैंक को बहुत अच्छे से समझनी है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं या एग्जाम करने वाले हैं, सारी क्वेश्चंस में आपको कोटेशन ऑफ बैंक से फेस करना पड़ेगा। सारी क्वेश्चन में बैंक के साथ आपको फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ कोटेशन ऑफ बैंक दो टाइप का होता है। एक तो होता है वन वे कोटेशन, वन वे कोटेशन, लाइक $1 इक्वल टू ₹60। तो वन वे कोटेशन में क्या होता है कि हम एक ही कोटेशन रहता है और एक ही रेट होता है, डॉलर का रेट ₹60। तो या तो बीट रेट हो या तो ये आस्क रेट होता है। हमारे पास आस्क रेट बीट रेट किसे कहा जाता है? बाई करने वाला रेट अलग होता है और सेल करने वाला रेट अलग होता है। जैसे हम बैंक में डॉलर को लेकर जाएंगे तो बैंक हमसे डॉलर बाई कर लेगा, और फिर हम रुपया लेकर जाएंगे बैंक में डॉलर खरीदने के लिए तो बैंक हमें डॉलर बेच भी देगा। तो दैट इज सेड टू बी द टू वे कोटेशन। तो जनरली जैसे ज्वेलरी शॉप में होता है, चून गोल्ड हम सेल करने जाते हैं, गोल्ड परचेस करने जाते हैं ज्वेलरी शॉप में, पीपी ज्वेलर्स के पास। पीपी ज्वेलर्स का गोल्ड लेकर जाएंगे तो गोल्ड परचेस कर लेंगे। अब पीपी ज्वेलर्स के पास हम गोल्ड खरीदने जाएंगे तो बेच भी देगा। तो उनके पास दो रेट होता है, खरीदने की रेट कुछ और होता है, खरीदने का रेट थोड़ा कम होता है, और बेचने का रेट कुछ और होता है, बेचने का रेट थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो दैट इज सेड टू बी द टू वे कोटेशन, दैट इज सेड टू बी द टू वे कोटेशन। वन वे कोटेशन में क्या होता है, या तो सिर्फ खरीदने का रेट होगा या तो सिर्फ बाई करने का रेट होगा। तो जब आपको बाई और सेल करने का सेम रेट होता है तो उसको क्या कहते हैं? वन वे कोटेशन कहा जाता है, लाइक दिस। तो वन वे कोटेशन में ज्यादा टेंशन नहीं है। वन वे कोटेशन यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड टू मच। तो वन वे कोटेशन किसे कहते हैं? द कोटेशन in which bid rate, bid rate किसे कहा जाता है? बाइंग रेट, बाइंग रेट एंड आस्क रेट, आस्क रेट कहा जाता है सेलिंग रेट, आर सेम। Same is said to be one way quotation, one way quotation. This is said to be the one way quotation. जैसे हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो खाना खाकर हम आ जाते हैं, हम सिर्फ खाना खरीद लेते हैं, खा लेते हैं और वहां से आ जाते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे कहीं खाना बनाकर हम रेस्टोरेंट में लेकर जाए और कहें कि भाई ये खाना तुम खरीद लो, तो वो नहीं खरीदेगा। तो दैट इज द सेड टू बी द वन वे कोटेशन वेयर ओनली बाई वर्क इज डन ओनली बाई और सेल, दैट इज सेड टू बी द वन वे कोटेशन। तो इट इज अ वेरी इजी। एक आपका रेट रहता है, उससे खरीदो या उससे बेचो। अब आपको जैसे मान लीजिए एक और रेट में लिखता हूं, £1 इक्वल टू ₹80। तो दिस इज द वन वे कोटेशन। €1 इक्वल टू €1 equal to 75. This is the one way quotation. Okay.
अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टू वे कोटेशन के बेस, दैट इज द इंपॉर्टेंट टू वे कोटेशन। टू वे कोटेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन, टू वे कोटेशन। टू वे कोटेशन में कैसे लिखा जाता है? यहाँ पे डॉलर है 1, रुपीज 40.50, rupees 40.60. Now, what is the difference between these two? It is said to be bid rate. It is said to be the ask rate. Bid rate means खरीदने का रेट और ask rate means बेचने का रेट। दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंसेस है, थोड़ा सा समझदारी के अनुसार। अब जैसे कोई चीज हम खरीदते हैं, हम बेचते हैं, तो हमारे पास क्या होता है? एक तो कमोडिटी होता है और एक पैसा होता है। तो हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि भाई इस कमोडिटी की खरीदने का रेट ये है, इस कमोडिटी की बेचने का रेट ये है। लेकिन यहां पे हम क्या देख रहे हैं? डॉलर भी पैसा है और रुपया भी पैसा है और उसका दो रेट है। तो उस केस में हम कैसे कोटेशन को फाइंड आउट करेंगे, ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। कब बिड रेट लगाएंगे, कब आस्क रेट लगाएंगे, किसके लिए? एक पर्सन के लिए बिड रेट हो जाएगा और दूसरे के लिए वो आस्क हो जाएगा, खरीद रहा है। तो एक पर्सन बेचेगा, दूसरा पर्सन क्या करेगा? खरीदेगा। अब यहां पे करेंसी को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। इसके लिए एक एग्जांपल हम अब समझाना चाहता हूं। यहां पे एक एग्जांपल है, देखिए, एक पोटैटो का होलसेलर, पोटैटो होलसेलर किसी मंडी में क्या करता है? पोटैटो होलसेलर किसी मंडी में क्या करता है? अपनी होलसेलर की दुकान को खोल के बैठा रहता है। उसके पास दो टाइप की कस्टमर्स आते हैं पोटैटो के होलसेलर के पास। एक तो पोटैटो उसको बेचने के लिए आता है और दूसरा पोटैटो उसको खरीदने के लिए आता है। जैसे दिल्ली में आजादपुर मंडी है, आजादपुर मंडी में होलसेलर है, होलसेलर, इनके पास दो टाइप की कस्टमर्स आते हैं। इन होलसेलर के पास दो टाइप के कस्टमर्स आते हैं। यहां पे सुबह सुबह सबसे पहले यूपी से, एमपी से, पंजाब से, हरियाणा से, सब जगह से सप्लायर ऑफ पोटैटो, सप्लायर ऑफ पोटैटो, सप्लायर ऑफ पोटैटो यहां पे पोटैटो लेकर आएगा और इनको रात में ही सप्लाई कर देगा। 4 बजे तक सप्लाई हो जाता है। तो ये इनको पोटैटो आएगा, यहां पे पोटैटो आया और फिर यहां सुबह जब होता है तो एक रिटेलर जो आता है, रिटेलर, जैसे मान लीजिए रिटेलर एक आता है, रिटेलर सपोज कीजिए पंजाबी बाग से गया, करोल बाग से गया, शालीमार बाग से गया, पटेल नगर से गया, लक्ष्मी नगर से गया। ये रिटेलर यहां से जाता है और इनके पास पोटैटो खरीदने के लिए जाता है। अब देखिए यहां पे क्या होता है, यहां पे इनको पोटैटो ये सप्लाई करता है। अब जब पोटैटो होलसेलर रिटेलर को देता है तो किसी ना किसी प्राइस में देगा, तो ये रुपया इनको देंगे, ये इनको रुपया देंगे। और जब यहां जो सप्लायर था इनको पोटैटो दिया तो ये इनको रुपया देंगे। तो होलसेलर एक जगह से रुपया ले रहा है और दूसरी जगह रुपया दे रहा है। होलसेलर एक जगह से रुपया ले रहा है, दूसरी जगह रुपया दे रहा है। तो जिससे परचेज कर रहा है वो रुपया दे रहा है, तो यहां वो कौन रेट लगाएगा? यहां पे होलसेलर परचेज करेगा, यहां पे बाई करेगा,
क्योंकि होलसेलर को रुपया दे रहा है, पोटैटो आ रहा है, कमोडिटी इनके पास आ रही है, तो कमोडिटी इनके पास जब आ रहा है तो ये खरीद रहा है, तभी तो पैसा दे रहा है। और यहाँ पे कमोडिटी जा रहा है, पोटैटो इज अ कमोडिटी, उसके पास जा रहा है, और तो इनसे रिटेलर से पैसा ले रहा है, होलसेलर तो रुपया ले रहा है। अगर सपोज कीजिए पोटैटो का रेट 1 kg पोटैटो ऐसे लिखा गया है, 1 kg पोटैटो इक्वल टू ₹10 इक्वल ए ₹12 लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये उनको बाइंग रेट है और ये उनका सेलिंग रेट है। तो यहाँ जो बाई करेगा ये 10 रुपए की रेट से यहाँ पे बाई करेगा, और इनसे जो बेचेगा ये 12 रुपए की रेट से बेचेगा। तो होलसेलर जैसे यहाँ पे जाजपुर मंडी के पोटैटो का होलसेलर मैंने एग्जांपल दिया, उसी तरह बैंक भी होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जिसको ऑथोराइज्ड किया हुआ है फॉरेन करेंसी खरीदने और बेचने के लिए, दैट इज ऑल्सो होलसेलर ऑफ द फॉरेन करेंसी, होलसेलर ऑफ द फॉरेन करेंसी। एग्जैक्टली इसी एग्जांपल के जैसे हमारे पास आएगा एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको देना चाह रहा हूं, यहां पे सेम उसी एग्जांपल के जैसे आपके पास आएगा, देखिएगा। जैसे यहां पे बैंक होता है, इस बैंक यहां पे रेट डॉलर लगाई गई है, $1 इक्वल टू ₹40, और यहां पे ₹42 मान लो, ऐसे रेट लगाया गया। बैंक इज अ होलसेलर, बैंक क्या है आपका, होलसेलर है। बैंक इज अ होलसेलर, बैंक को आप होलसेलर मानिए, होलसेलर ऑफ फॉरेन करेंसी। यहां पे एक कस्टमर यहां पे है, और एक कस्टमर यहां पे है, ये 2 कस्टमर इनके पास है। ये कस्टमर इनके पास दौड़े दौड़े आया और कहा कि भाई साहब ये मेरा डॉलर ले लीजिए आप, और आप मुझे रुपया दे दीजिए इस डॉलर के बदले में, ठीक है। ये भी कस्टमर इनके पास दौड़े दौड़े आया और कहा कि भाई साहब आप मुझे डॉलर दे दीजिए और मैं आपको उस डॉलर के बदले में रुपया दे देता हूं। तो एक कस्टमर तो डॉलर बेचने के लिए आया और एक कस्टमर डॉलर खरीदने के लिए आया, और बैंक बीच में क्या करता है, एक से डॉलर खरीदता है, दूसरे को डॉलर बेच देता है। तो यहां पे ये डिसाइड करना पड़ा कि कमोडिटी करेंसी कौन सी है, कमोडिटी करेंसी कौन सी, कौन सी करेंसी की प्राइस बैंक ने कोट किया हुआ है, कौन सी करेंसी की प्राइस बैंक ने कोट किया हुआ है। तो आपको माइंड में ये होना चाहिए, जो करेंसी सिंगल कोट में लिखी गई है, जो करेंसी सिंगल कोट में लिखा गया उसकी प्राइस कोट करता है बैंक। तो सबसे पहले आपको कौन कौन सा स्टेप्स लगानी है, कौन कौन सी स्टेप फॉलो करनी है, वो सारी स्टेप्स को मैं एक एक करके मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैंक एंड कस्टमर, बैंक एंड कमोडिटी करेंसी, कमोडिटी करेंसी हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी है, हमेशा बैंक के और कमोडिटी करेंसी की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी है। क्लियर है। दूसरी स्टेप्स क्या होगा, दूसरी स्टेप्स क्या होगा, ये जो स्टेप्स है उसको एकदम माइंड में रखनी है कुछ क्वेश्चंस करने के लिए, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बैंक एंड कमोडिटी करेंसी। दूसरी स्टेप्स क्या होगा, बैंक के पास देखना, बैंक के पास यहां पे कमोडिटी करेंसी, तो कमोडिटी करेंसी क्या होगा, पहले सबसे पहले कमोडिटी करेंसी को मैं सीसी से रिप्रेजेंट करूंगा, सीसी। इफ commodity currency is coming to bank, it means
बैंक is going to buy the commodity currency, hence bid rate is applied. Bid rate का मतलब लो रेट इज अप्लाइड। तो यहां पे जैसे इस कस्टमर ने क्या दिया कि डॉलर आया, तो इफ कमोडिटी करेंसी कमिंग टू बैंक, तो कमोडिटी यहां पे डॉलर है, डॉलर कमोडिटी है। क्यों डॉलर कमोडिटी है? क्योंकि ये सिंगल कोट में लिखा गया है, सिंगल कोट में कमोडिटी करेंसी, ये सिंगल कोट में लिखा जाता है, सिंगल कोट में। कभी भी प्राइस को हमेशा जैसे कैसे कहते हैं, 1 kg पोटैटो, 1 kg टोमेटो, 1 kg एप्पल, तो हमेशा कमोडिटी को 1 के रेस्पेक्ट में लिखा जाता है, 1 के रेस्पेक्ट में। यहां पे बैंक ने डॉलर की प्राइस कोट की गई है, इसीलिए $1 लिखा गया है। ये बात आपको दिमाग में होनी चाहिए। यहां पे डॉलर की प्राइस कोट की गई है, इसीलिए $1 लिखी गई। तो हमने क्या लिखा है, इफ कमोडिटी करेंसी इज कमिंग टू बैंक, इट मींस बैंक इज गोइंग टू बाय द कमोडिटी करेंसी, हेंस बिड रेट इज अप्लाइड, दैट इज अ लो रेट, दैट इक्वल टू बैंक खरीदेगा तो कम में खरीदेगा, तो $1 इक्वल टू रुपीज क्या होगा, यहाँ पे 40 वाली रेट लगाएगा। तो यहां पे जो डॉलर लेकर कोई कस्टमर आएगा बैंक के पास, तो बैंक उनको डॉलर लेगा और यहां पे कितना रुपया देगा, $40 देगा $1। सेकेंड आपका तीसरा रूल क्या हो सकता है, इफ कमोडिटी करेंसी इज गोइंग फ्रॉम बैंक, it means bank is going to sell the commodity currency, hence ask rate, that is high rate is applied, high rate। यहां पे $1 इक्वल टू रुपीज 42 लगाए। जब यहां डॉलर कस्टमर लेकर आएगा तो बैंक खरीदेगा तो 40 रुपीज की रेट लगाएगी, और जब डॉलर बैंक के पास से जाएगा तो कस्टमर बेचेगा तो 42 के रेट लगाएगा। तो यहां डॉलर के लिए 42 लेगा, 40 देगा, तो बैंक को कितना का फायदा हो जाएगा, $40 का फायदा, $2 की फायदा हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पे एक और पॉइंट को नोट करके लिखनी है, द करेंसी which is written in single quote is said to be commodity currency। ये तो आपको माइंड में होनी चाहिए, द करेंसी which is written in a single quote that is said to be the commodity currency। सिंपल सी बातें हैं यहाँ पे कोटेशन ऑफ बैंक में, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपको कराऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा पॉइंट। सिंपल सी बात है, हमेशा बैंक और कस्टमर के, बैंक और कमोडिटी करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी है, बैंक और कमोडिटी करेंसी की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी है। सब पहला पॉइंट, बैंक और कमोडिटी करेंसी की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी है कोटेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। दूसरी, बैंक और कमोडिटी करेंसी की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी है। दूसरा, कमोडिटी करेंसी कौन सा होता है, जो सिंगल कोट में होता है, सिंगल कोट में होता है। तो बैंक होलसेलर है कमोडिटी करेंसी का, ये बात दिमाग रखना। बैंक इज अ होलसेलर ऑफ कमोडिटी करेंसी, ये आपको माइंड में रखनी है, बैंक इज अ होलसेलर ऑफ द कमोडिटी करेंसी। अगर कमोडिटी करेंसी
कौन होता है, सिंगल कोट में होता है। तीसरी पॉइंट, कमोडिटी करेंसी कमिंग टू बैंक, कमोडिटी करेंसी बैंक के पास आ रहा है तो बैंक बाई करेगा कमोडिटी करेंसी को। अब बाई करेगा तो बीट रेट लगाएगा, बीट रेट लगाएगा, बीट रेट दैट इज अ लो रेट। और कमोडिटी करेंसी इज गोइंग फ्रॉम बैंक, गोइंग फ्रॉम बैंक, जा रहा है कमोडिटी करेंसी। इसका मतलब कमोडिटी क्या कर रहा है, सेल कर रहा है और हाई रेट लगाएगा। इस तरह हम लो रेट, बीट रेट और हाई रेट यूज करते हैं। सिंपल सी एकदम तरीका। हमेशा बैंक और कमोडिटी करेंसी की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी है। जो करेंसी व्हिच इज रिटेन इन सिंगल कोड दैट इज अज्यूम्ड टू बी कमोडिटी करेंसी, उसको हम कमोडिटी करेंसी कहते हैं। अगर कमोडिटी करेंसी बैंक के पास आया तो बैंक खरीदेगा, खरीदेगा तो लो रेट पे खरीदेगा, और कमोडिटी करेंसी जिस बैंक के पास से जाएगा तो बेचेगा, बेचेगा तो हाई रेट से बेचेगा। चलिए एक एग्जांपल मैं बताना चाहता हूं। जैसे मानो इंडियन कंपनी है, यहां पे exported to UK and received pound 1 lakh. Find equivalent rupee when quotation of बैंक, बैंक का कोड क्या है, पाउंड 1 इक्वल टू पाउंड 1 इक्वल टू रूपी 80, रूपी 80। यहां पे ऐसे समझना। तो हम इसको कैसे समझेंगे, यहां पे बैंक पाउंड को बेचेगा, बैंक पाउंड को बेचने का रेट लगाया गया है, तो बेचेगा तो हाई रेट से बेचेगा, 82 से रेट से बेचेगा। अब बैंक पाउंड को खरीदेगा तो कौन सा, 80 के रेट से लगाया गया। तो बैंक की पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचनी है, तो ये आपकी बीट रेट है और ये बैंक के क्या है, आस्क रेट है, और बैंक बेचेगा तो हाई से बेचेगा, 2 रुपए का फायदा होगा। तो मैंने कहा था कि हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी है, बैंक और कमोडिटी करेंसी की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी है। कमोडिटी करेंसी किसे कहा जाता है, जो सिंगल कोड में लिखा जाता है उसे कमोडिटी करेंसी कहा जाता है। दिस इज अ कमोडिटी करेंसी, दिस इज अ कमोडिटी करेंसी, इट इज रिटेन इन अ सिंगल कोड, दैट्स व्हाई दिस इज अ कमोडिटी करेंसी, इट इज अ कमोडिटी करेंसी, इट इज अ कमोडिटी करेंसी। अब नाउ जस्ट टू थिंक अबाउट, यहां पे आपके पास एक बैंक है, बैंक को यहां पे देखिए, यहां पे इंडियन एक्सपोर्टर है। अब इंडियन एक्सपोर्टर के पास कहीं से आपको, इंडियन एक्सपोर्टर के पास पाउंड आ गया 1 लाख, इंडियन एक्सपोर्टर के पास यूके से पाउंड आ गया 1 लाख ड्यू टू एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स, ड्यू टू एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स इंडियन एक्सपोर्टर के पास पाउंड आ गया 1 लाख रुपया, 1 लाख पाउंड आ गया, सॉरी। अब एज पर द फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, वो पाउंड तो रख नहीं सकता, तो पाउंड नहीं रखेगा तो पाउंड कहां पे ले आके देगा भाई साहब, पाउंड यहाँ पे डॉलर, पाउंड बैंक को ले आके देगा पाउंड 1 लाख, और कहेगा कि आप इस पाउंड के लिए रुपया मुझे दे दीजिए, और ये इनको रुपया देगा। हमने सबसे पहले यह डिसाइड किया था, थिंक फ्रॉम द कमोडिटी करेंसी और बैंक, कमोडिटी करेंसी और बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। दूसरी बात मैंने क्या कहा था कि द करेंसी व्हिच इज रिटेन ए सिंगल कोड दैट इज सेड टू बी द कमोडिटी करेंसी, तो यहां पे पाउंड कमोडिटी करेंसी है बिकॉज इट इज रिटेन ए सिंगल। इफ कमोडिटी करेंसी इज कमिंग टू बैंक, if commodity currency is coming to bank, it means bank is going to buy the commodity. If commodity currency is coming to bank,
It means bank is going to buy the commodity, hence bid rate, that is a low rate applied. तो यहाँ पे हम पाउंड को कौन सी कमोडिटी करेंसी बैंक के पास आ रहा है तो पाउंड 1 इक्वल टू ₹80 का रेट लगेगा और पाउंड 1 लाख इक्वल टू कितने का रेट लगेगा पाउंड 1 लाख इक्वल टू 80 इंटू 1 लाख दैट इक्वल टू ₹80 लाख लगेगा ये रेट लगेगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा हम अलग तरीके से देखेंगे। इस एग्जाम्पल को जैसे बैंक का कोटेशन है हमारे पास बैंक का $1 पाउंड 1 इक्वल टू ₹80 82 यहां पे इंडियन कंपनी imported goods from UK required to pay पाउंड 1 लाख 1 लाख पाउंड पे करनी है फाइंड इक्विवेलेंट रूपी आपको इक्विवेलेंट रूपी निकालनी है। क्लियर है? अब आप देखिए हमें सोचना है हमेशा बैंक और कमोडिटी करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। यहां पे एक कस्टमर है अब कस्टमर को पेमेंट करनी है पाउंड 1 लाख एज पर द फेमा इंडियन कस्टमर के पास पाउंड तो होगा नहीं रुपया होगा तो ये पाउंड जो पेमेंट करनी है वो कैसे पेमेंट करेंगे वो बैंक से खरीद कर पेमेंट करेंगे वो पेमेंट करेंगे तो बैंक से कैसे खरीदेंगे वो तो बैंक को ये रुपया देंगे ये कस्टमर दौड़े बैंक में जाएगा और कहेगा कि भाई साहब आप मुझे क्या करो आपको मैं रुपया दे रहा हूं आप मुझे पाउंड दे दो तो ये बैंक इनको पाउंड देगा। क्लियर है? अब जो पाउंड आएगा ये कस्टमर जाके बाद पेमेंट करेगा। अब मैंने कहा था सबसे पहले कोटेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले बैंक और कमोडिटी करेंसी के बारे में सोचनी है इसको और इसके बारे में सोचनी है। Why it is a commodity currency? Because it is written in a single unit. सिंगल यूनिट में लिखा गया इसलिए ये कमोडिटी करेंसी होगा। कमोडिटी करेंसी व्हाई इट इज अ कमोडिटी करेंसी बिकॉज इट इज रिटन इन अ सिंगल यूनिट। ये कमोडिटी करेंसी सिंगल यूनिट में लिखी गई है। अब आप देखिए हमने कहा कि बैंक और कमोडिटी करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। इफ कमोडिटी करेंसी इज कमिंग टू बैंक इज गोइंग टू बाय द कमोडिटी hence bid rate that is a low rate is applied। फिर मैंने बोला था commodity currency going from bank bank is going to sell the commodity therefore ask rate is applied। तो in this case commodity currency जो पाउंड है वो बैंक के पास से जा रहा है कमोडिटी करेंसी जो पाउंड्स है बैंक के पास से जा रहा है तो इसीलिए हम कौन सी रेट लगाएंगे हम आस्क रेट लगाएंगे दैट इज द आस्क रेट इज बैंक पाउंड को बेच रहा है बैंक के पास से जा रहा है बैंक सेल कर रहा था आस्क रेट लगाएंगे तो पाउंड 1 इक्वल टू ₹82 पाउंड 1 लाख इक्वल टू $82 लाख इनको पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरह हम टू वे कोटेशन को क्या करते हैं यूज करते हैं। एक और एग्जांपल देखना चाहते हैं जैसे दूसरी एग्जांपल देख लीजिए आप यहां पे कोटेशन लिखी गई है एक यूएसए की कंपनी और यहां पे रेट लिखा गया है ₹1 इक्वल टू $0.023 $0.025
यहाँ पे कमोडिटी करेंसी कौन सी है? रुपया है। वाई कमोडिटी करेंसी इज रुपीज? बिकॉज इट इज रिटेन अ सिंगल कोड, बिकॉज इट इज रिटेन अ सिंगल कोड। अब देखिए यहाँ पे यूएसए कंपनी एक्सपोर्टेड गुड्स टू यूएसए, टू इंडिया एंड रिसीव rupee 1 lakh, receive rupees 1 lakh, find equivalent dollar। अब इस क्वेश्चन में देखिए, अब बताइए यूएसए कंपनी के पास आ गया, यहां पे हम क्या लिखेंगे? बैंक लिखेंगे, यहां पे कस्टमर लिखेंगे, ये यूएसए का कस्टमर है, इनके पास डॉलर आ गया, सॉरी रुपी 1 लाख आ गया। तो यूएसए में रुपी क्या होगा? कुछ फायदा नहीं है। तो ये क्या करेगा? यहां पे ये दौड़े 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 रुपया बैंक में देगा, सॉरी रुपीज बैंक में देगा। अब बैंक इनको क्या देंगे? कस्टमर को डॉलर। यहां पे बैंक ने जो प्राइस कोट किया गया, रुपया का प्राइस कोट किया हुआ। तो मैंने कहा था कि बैंक और कमोडिटी करेंसी की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी है। तो बैंक के पास कमोडिटी करेंसी आ रहा है तो बैंक बाय करेगा, बाय करेगा तो लो रेट लगा। तो कमोडिटी करेंसी यहां पे रुपीज है, कमोडिटी करेंसी यहां पे रुपीज है, और रुपीज किसके पास आ रहा है? रुपीज है बैंक कमोडिटी करेंसी। रुपीज किसके पास आ रहा है? रुपीज बैंक के पास आ रहा है। तो बैंक के पास आ रहा है तो बाय करेगा, इसलिए बाय करेगा तो हम ऐसे लेकर। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पे कोटेशन कैसे लिखे? तो जो पहले दिया है उसको पहले लिखते हैं और जो निकालना है उसको बाद में। तो रुपी 1 इक्वल टू डॉलर 0.023 बीट रेट लगाए, रुपी 1 लाख इक्वल टू डॉलर 0.023 इंटू 1 लाख। यहां पे कितना हो जाएगा? 23023। अब उसी तरह यह रेट है हमारी, रुपी 1 इक्वल टू डॉलर 0.023 डॉलर 0.025। यूएसए कंपनी है, इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम इंडिया, रिक्वायर्ड टू पे रुपी 1 लाख, फाइंड इक्विवेलेंट रुपी, इक्विवेलेंट डॉलर। तो जैसे यहां पे बैंक होगा यूएसए का, यहां पे कस्टमर होगा यूएसए, यूएसए कंपनी, यूएसए कंपनी को पेमेंट करनी है रुपया 1 लाख। अब यूएसए कंपनी के पास रुपया कहां से आए? तो बैंक के पास। तो ये यूएसए का कस्टमर है या यूएसए की कस्टमर है, तो इनके पास डॉलर होगा तो डॉलर लेकर कहां में जाएंगे? बैंक में जाएंगे, और बैंक यहां पे क्या देगा? इनको रुपया देगा। अब वह रुपया ये क्या करेंगे आप? यह रुपया ये यहां पे पेमेंट कर देंगे यूएसए इंडियन कंपनी को। अब क्वेश्चन ये है कि कोटेशन कौन सा होगा? अब यहां पे दो है, दो में कौन सा होगा? तो ये आपका बिड रेट होता है और ये आपके लिए आस्क रेट हो जाता है।
और ये कमोडिटी करेंसी है, इसको कमोडिटी करेंसी कहें। क्यों? क्योंकि ये सिंगल कोट में लिखा गया। हमने डिस्कस क्या किया था कि द करेंसी व्हिच इज रिटेन इन अ सिंगल कोट दैट इज अ कमोडिटी करेंसी। फिर दूसरा मैंने क्या बोला था, इफ कमोडिटी करेंसी इज कमिंग टू बैंक, it is bank is going to buy the commodity, hence bid rate is applied. If commodity currency is going from bank is going to sell the commodity and ask rate is applied. तो यहाँ पे जो रुपीज कमोडिटी करेंसी है, तो ये बैंक के पास से जा रहा है, बैंक के पास से जा रहा है, तो इसलिए आस्क रेट अप्लाई करें। और कितना देना पड़ेगा? डॉलर। तो डॉलर इनको देना पड़ेगा $1 इक्वल टू रुपी 0.025, that equal to $1 lakh equal to रुपी 1 lakh into 0.025, that equal to रुपी 25,000 इनको देना पड़ेगा। ओके बेटा, तो ये सारी क्वेश्चंस है जो कोटेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये देखने में आसान है लेकिन थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। बाकी हर एक क्वेश्चन इसी टॉपिक पे आपको सॉल्व किया जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास।